तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन। 4 लाइफ प्रोसेसेस होती हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन चारों लाइफ प्रोसेसेस से ही हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। अगर इनमें से कोई एक भी रुक गई तो हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आगे हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म थे सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनको हम कह रहे थे ऑटोट्रॉफ। वो लेते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। अगर हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पे, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा फूड इनटेक करते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ बायोकैटालिस्ट्स या एंजाइम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते थे। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सके। हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, एंड दीज हेटेरोट्रॉफ विल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ के कुछ एग्जांपल्स होते हैं फंगाई और एनिमल। इसके आगे हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि प्लांट्स अपना खाना या बैक्टीरिया अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो ये आउटसाइड के एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंज्यूम करते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसको स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये स्टोर्ड एनर्जी हमारे कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज थी। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। जब हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज दे रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे और थोड़ा पानी भी बन रहा था। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स के द्वारा कैरी आउट की जाती है। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये स्टेप्स सीक्वेंस वाइज ही चले, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एंड दैट्स पॉसिबल बिकॉज प्लांट्स भी अलग अलग एरिया में सरवाइव करते हैं, अलग अलग हैबिटेट रहते हैं जिनमें उनको अडेप्ट करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग इन स्टेप्स को वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जाता है। याद है हमने हमारे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में लिखा था कि हमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल के बिना सनलाइट का अब्जॉर्प्शन नहीं होएगा, इसलिए हमें इन दोनों की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को चलाना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लीव्स अब्सॉर्ब करेंगी, कैसे करेंगी वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और जो वाटर आएगा वो रूट से अब्सॉर्ब होके आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट को 2 स्टेप्स में, 2 सब स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट कह रहा है कि ये जो लाइट एनर्जी हमने पहले वाले स्टेप में अब्सॉर्ब की थी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट सब स्टेप में ये हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा H2O 2 चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लास्ट स्टेप कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के पास या कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं था, बट आफ्टर दिस रिएक्शन कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे। तो इसी को हम रिडक्शन कह रहे हैं। तो ये थे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। एंड जरूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में चले। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ एरोज लगाए हैं। व्हाई? बिकॉज कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की,
तो डेजर्ट प्लांट दिन में कुछ प्रोसेसेस नहीं कर पाते, तो कुछ प्रोसेसेस वो पहले करके रखते हैं और कुछ प्रोसेसेस बाद में करते हैं। तो ये हम आगे समझेंगे कैसे। तो डेजर्ट प्लांट के केस में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, प्रोडक्ट नहीं, इंटरमीडिएट, कुछ बीच की चीज। और फिर क्या करते हैं कि दिन में ये लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, और जब ये लाइट एनर्जी उस इंटरमीडिएट पे एक्ट करती है तो ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ऐसा किस लिए होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। एज यू कैन सी ओवर हियर, मैंने एक लीफ का डायग्राम बनाया है और एक लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी बनाए हैं। तो पहले हम लीफ के बारे में समझ लेते हैं। अगर समझ लीजिए ये मेरी लीफ की सरफेस है, तो जो आपको ये फ्लैट सरफेस दिख रही है इसे आप कहेंगे लीफ ब्लेड या लैमिना। अब बीच से जो आपको एक मोटी सी लाइन जाते हुए दिखेगी उसे हम कहते हैं मिडरिप, और मिडरिप से जो साइड्स में लाइन एक्सटेंड होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेन। मिडरिप में अगर आप देखेंगे तो आपको वैस्कुलर बंडल मिलेंगे आपके जाइलम और फ्लूइड। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं एक प्लांट में, और इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रेकीड्स, वेसल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ये सब। अगर हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखें कि एक लीफ के अंदर क्या क्या होता है, तो हम ऊपर से नीचे चलते हैं। सबसे ऊपर हमें मिलेगी एक वैक्सी क्यूटिकल। ये क्यूटिकल लीफ की अपर सरफेस को शाइनी बनाती है। उसके बाद हम चलेंगे अपर एपिडर्मिस पे। अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से मतलब क्या होता है, डर्मिस मतलब लेयर और एपी मतलब बाहर। तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर की बाहर की लेयर। फिर हम चलते हैं एपिडर्मिस से नीचे, तो हमें मिलते हैं ये लंबे लंबे से पैलिसेड सेल्स। उसके नीचे हम चलेंगे तो हमें मिलेंगे स्पॉन्जी सेल्स जो इरेग्युलर शेप्ड रहते हैं और इनके बीच में बहुत ज्यादा एयर स्पेस रहती है। उसके नीचे हम चलेंगे तो हमें मिलेगी लोअर एपिडर्मिस, नीचे की बाहर की लेयर। इस लोअर एपिडर्मिस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिलेंगे गार्ड सेल्स। तो ये था आपके लीफ का स्ट्रक्चर। आगे हम ये देखते हैं कि क्लोरोफिल एसेंशियल क्यों है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी है। तो हमने एक वेरीगेटेड लीफ ली है, जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट की लीफ रहती है या क्रोटॉन की लीफ रहती है। अब हम मनी प्लांट बहुत ज्यादा कॉमन है तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ग्रीन कलर की लीफ रहती है और उसमें येलो कलर के पैचेस रहते हैं। तो जहां जहां आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है वहां वहां पे आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम कि इस प्लांट को हम 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे जहां पे बिल्कुल भी सनलाइट अवेलेबल ना हो। ऐसे में क्या होगा कि प्लांट अपना स्टोर्ड फूड रिजर्व 3 दिन में पूरा खत्म कर लेगा। इसका स्टोर्ड फूड रिजर्व क्या रहता है, स्टार्च रहता है। तो 3 दिन में ये अपना पूरा स्टार्च यूज अप कर लेगा। 3 दिन के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट में 6 आवर्स में रखने के बाद ये प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, उसका कन्वर्जन होएगा केमिकल एनर्जी में, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, और ऐसे ये बना लेगा ग्लूकोज। अब हम इस प्लांट की एक लीफ को प्लक करेंगे। इस प्लक लीफ के ऊपर हम एक पेपर की शीट रखेंगे और जो इसके ग्रीन एरियाज रहेंगे उसको ट्रेस करके मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इस लीफ को हम इस लीफ को कुछ मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे। बॉइलिंग वाटर में रखने के बाद हम इस लीफ को बाहर निकालेंगे।
फिर हम इसको अल्कोहल में बॉईल करना चालू करेंगे यूजिंग अ वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या होता है? तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो हम उसको डायरेक्ट फ्लेम पे रख के मेल्ट नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं एक वाटर का कंटेनर और उसके ऊपर हम अपना चॉकलेट मेल्टिंग वाला बोल रखते हैं, और जैसे जैसे वाटर हीट अप होके बॉईल होने लगता है और जो वेपर्स या स्टीम उसमें से निकलती हैं, वो बोल को हीट अप करती है और धीरे धीरे चॉकलेट मेल्ट होने लगती है। तो सिमिलरली हम इस लीफ को अल्कोहल में डिप करेंगे और इस अल्कोहल को हम हीट करेंगे यूजिंग अ वाटर बाथ, तब तक जब तक अल्कोहल बॉईल होना चालू ना हो जाए। अब जैसे जैसे अल्कोहल बॉईल होएगा, लीफ का कलर फेड होने लगेगा। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लॉजिकली थोड़ा सोच सकते हैं कि हमारी जो लीफ है वो ग्रीन कलर की है क्लोरोफिल के कारण। अगर वो ग्रीन कलर फेड हो जाएगा तो पूरी लीफ जो है वो येलो कलर की हो जाएगी अगर हम मनी प्लांट को ले रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर है वो कहाँ आएगा? तो वो सॉल्यूशन में उतर आएगा। तो एक तरीके से आपके सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया है? ग्रीन। उसके बाद हम इससे अल्कोहलिक सोल्यूशन से निकालेंगे और फिर उसको पानी में धो लेंगे। उसके बाद हम इस लीफ पे आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे कुछ ड्रॉप्स, और हम देखेंगे कि जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है। एक बात और, आयोडीन सोल्यूशन का यूज हम स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करने के लिए करते हैं। तो जब हम आयोडीन सोल्यूशन को स्टार्च के ऊपर डालते हैं तो स्टार्च हमें ब्लू ब्लैक कलर देता है या डीप वायलेट कलर देता है। तो यहाँ पे जब हम लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं तो उन एरियाज में जहां जहां स्टार्च की प्रेजेंस थी, वहां वहां पे हमें डीप ब्लू ब्लैक या डीप वायलेट कलर मिलेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? याद करिए, आपने स्टार्टिंग में एक्टिविटी के पेपर में उस ग्रीन एरियाज को ट्रेस करके रखा था। तो आप अगर उन ट्रेसिंग्स को अपनी लीफ से कंपेयर करेंगे तो जहां जहां आपने ग्रीन एरियाज मार्क किए थे, वहां वहां लीफ में आपको वो ब्लू ब्लैक एरियाज नजर आएंगे। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जहां जहां पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी, वहां वहां पे आपको स्टार्च मिलेगा। एंड दिस टेल्स अस कि जहां पे क्लोरोफिल है वहां पे हमारा जो फूड है, जो फोटोसिंथेसिस है, वो कैरी आउट होती है और ऐसे हमारा फूड बनता है। This tells us that chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे कि लीफ में ऐसा क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है। तो लीफ में टाइनी टाइनी पोर्स दिखेंगे अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। वो टाइनी टाइनी पोर्स और कुछ नहीं बल्कि गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स क्या है? वो जो आपने लोअर एपिडर्मिस में देखे थे, वो हैं गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट रहता है जो कि उनको ग्रीन कलर की अपीयरेंस देता है। ये गार्ड सेल्स किसको सराउंड करते हैं? तो वो रहता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर से ही गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, गार्ड सेल्स को सराउंड किया है एपिडर्मल सेल्स ने। गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, ये उनका न्यूक्लियस है। ये स्टोमेटल पोर है और अभी ये वाटर गेन किया हुआ है। मतलब जब हमने प्लांट को वाटर प्रोवाइड किया, रूट्स ने उस वाटर को अब्सॉर्ब किया और प्लांट में सब जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उस वाटर को इनटेक किया इन गार्ड सेल्स ने, और ये सेल्स स्वेल अप हो गए, स्वोलन हो गए या टर्जिड हो गए। उसके बाद क्या हुआ? जब ये गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाएंगे तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। ये वॉल्स दूर दूर हो गई हैं और स्टोमेटा पोर ओपन हो गया है। ये तब की कंडीशन है जब हमारे गार्ड सेल ने वाटर गेन किया है। जब हमारा गार्ड सेल वाटर लूज करेगा, ये कब होएगा? जब प्लांट में पानी की कमी हो जाए। इन केस द प्लांट्स नीड्स टू कंजर्व वाटर, इट विल क्लोज इट्स गार्ड सेल्स। तो वाटर लॉस की कंडीशन में क्या होएगा कि अब देखिए, गार्ड सेल से भी पानी गया है, इसलिए उसको वाटर सेव करना है।
तो जब गार्ड सेल से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इसके लिए वैसे एक टर्म आती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल हम इवेपोरेशन ही यूज करते हैं। तो जब गार्ड सेल से पानी इवेपोरेट होता है तो ऐसे में ये जो सेल्स हैं ये श्रंक हो जाते हैं, सॉरी श्रिंक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम श्रंकिन या फ्लैसिड कहेंगे। और ऐसे में जो वॉल्स हैं वो पास आ जाती हैं और पोर क्लोज हो जाता है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बाद में रिवील करूंगी कि हमारे डेजर्ट प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और दिन में लाइट एनर्जी ले रहे हैं। स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के ऊपर नीचे हो गए थे डेजर्ट प्लांट्स के द्वारा। एंड ऐसा हुआ क्यों? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये डेजर्ट प्लांट्स अपना स्टोमेटा खोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए दिन के टाइम में, डे टाइम में, तो क्या होएगा कि वाटर लॉस भी होएगा। स्टोमेटल पोर से गैस तो अंदर आएगी ही आएगी, प्लस वाटर लॉस बढ़ जाएगा। अब डेजर्ट प्लांट्स चाहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन एकदम मैक्सिमम लेवल पे हो, तो वो ऐसा नहीं करना चाहेंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले ली जाती है इनके द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके ये उस कार्बन डाइऑक्साइड से एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं। इंटरमीडिएट बनाने के बाद जब सुबह होती है तो इनको अपने स्टोमेटल पोर को ओपन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी टेकन द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो ये बस क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। तो ये क्लोरोफिल बस लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है और उस इंटरमीडिएट पे एक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है। So this was all I have to teach you in today's lecture. हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू।